Assalamu alaikum बच्चों. Once again I am back with something new in this chapter. उम्मीद है सब आप सब लोग खैर आफियत से होंगे. पिछले चंद लेक्चर्स में हमारी डिस्कशन चल रही थी ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पे हमारी डिस्कशन चल रही थी. हम अभी तक यूनिट वेक्टर तक पहुंच चुके हैं. हमने पिछले लेक्चर में एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखा कि एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है विद स्केलर, एक वेक्टर की सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, एक वेक्टर की एडिशन कैसे की जाती है, फिर एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी हमने देखा. उम्मीद है कि आपने पिछले लेक्चर और इस लेक्चर के दरमियान जो टाइम था उसे वेस्ट नहीं किया होगा, उन चीज़ों को पढ़ा होगा. मैं साथ साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपके अहम इम्पॉर्टेंट जो है बताता जा रहा हूँ. अच्छा जी, आज जिस चीज़ को डिस्कस करना है दैट इज अनदर वेरी स्मॉल शॉर्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, द डेफिनेशन ऑफ नल वेक्टर. ये पानी वाला नल नहीं है, ये कौन सा नल है? व्हाट इज मेंट बाय नल वेक्टर? नल मीन्स जीरो, nothing, empty, खाली. so null means empty. what is meant by null vector? null vector की डेफिनेशन जो किताब में लिखी हुई है, पहले मैं उस डेफिनेशन को पढ़ देता हूं फिर उस डेफिनेशन को समझाऊंगा. जो बुक says that what is meant by null vector? null vector is a vector having zero magnitude, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ना हो, मैग्नीट्यूड जीरो हो, एंड द डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी. मैग्नीट्यूड तो जीरो हो गया मगर डायरेक्शन है, मगर कौन सी डायरेक्शन है? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है. तो ऐसा वेक्टर नल वेक्टर कहलाएगा. अब मैंने दो चीजें यहां पे एक्सप्लेन करनी है. नल वेक्टर की शान में दो चीजें एक्सप्लेन करनी है. पहली चीज, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज जीरो. ये तो आपको बात समझ में आ गई कि नल वेक्टर है, एम्प्टी वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड नहीं होगा, इसकी कोई मिकदार नहीं होगी, जीरो वेक्टर है. अब मैग्नीट्यूड ऑफ द नल वेक्टर इज जीरो बट इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी. योर बुक सेज द वर्ड आर्बिट्रेरी. डू यू नो व्हाट इज मेंट बाय आर्बिट्रेरी? बच्चों, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेरी किसे कहते हैं? आप सब लोग अपने घरों में बैठे हैं, मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिएगा. क्या इस दुनिया में, पाकिस्तान में इस्लामाबाद है? बिल्कुल है. जरा अपने घरों में बैठ के डायरेक्शन कीजिएगा, किस तरफ है? इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है. और यकीनन हर बच्चे ने मुख्तलिफ डायरेक्शन में हाथ उठाया होगा क्योंकि उसके हिसाब से हो सकता है इस्लामाबाद आगे हो, किसी के हिसाब से हो सकता है पीछे हो, किसी के हिसाब से राइट पे हो, किसी के हिसाब से लेफ्ट पे हो. सो सब ने हाथ जरूर उठाया होगा डायरेक्शन के लिए, मगर किसी की डायरेक्शन भी कंफर्म नहीं है. इसे आर्बिट्रेरी कहते हैं कि चीज की डायरेक्शन एग्जिस्ट जरूर कर रही है बट नो वन नोज वेयर. हमें एकदम नहीं पता कि वो एट इंस्टेंट नहीं पता कि वो किस तरफ डायरेक्शन है. सो यही खूबसूरती नल वेक्टर की है. नल वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता ही नहीं है मगर उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, कि होती जरूर है मगर नो वन नोज वेयर. ये नल वेक्टर आता कैसे है? Null vector can be obtained by adding a vector into its negative. एक वेक्टर को उसी के नेगेटिव में ऐड करें, the both vector will cancel each other's effect. इनका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा और इनकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो जाएगी. तो जो जवाब आएगा उसे हम नल वेक्टर कहेंगे. नल वेक्टर को एक सिंपल बड़े से ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है विद द एरो हेड ऑन द टॉप. ये तो बात होगी बच्चों नल वेक्टर की. इससे आगे चलते हैं, इससे अगली चीज पे चलते हैं, दैट इज इक्वल वेक्टर्स. व्हाट इज मेंट बाय इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स की दो खसूसियात हैं. इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स उस सूरत में इक्वल होंगे अगर वो ये प्रॉपर्टीज, ये खसूसियात या ये कंडीशंस फॉलो करते हो. पहली कंडीशन क्या होती है? अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो पहली चीज ये होनी चाहिए, देयर
मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, उनकी सबसे पहली बुनियादी चीज लेंथ इक्वल होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड्स इक्वल होने चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज, और दूसरी चीज जो होनी चाहिए उनमें, दैट इज देयर डायरेक्शन इज सेम, उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। दो चीजें होनी चाहिए मैंने आपको बताया। पहली चीज मैंने आपको ये बताई उनमें क्या होनी चाहिए, उनकी मैग्नीट्यूड्स इक्वल होनी चाहिए, यानी कि उनकी लंबाई बराबर होनी चाहिए। दूसरी चीज मैंने ये बताई कि उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मिसाल ले लीजिए कि एक वेक्टर है मेरे पास ये ए, दूसरा वेक्टर है मेरे पास दिस वन इज बी। व्हाट डू यू थिंक, क्या ख्याल है, ये इक्वल है नहीं या नहीं? यस, दे बोथ आर इक्वल बिकॉज इनकी लेंथ, इनके मैग्नीट्यूड्स बराबर है। दूसरी चीज इनकी डायरेक्शन भी सेम है। सो याद रखिएगा टू वेक्टर्स कैन बी इक्वल, जुमले पे गौर कीजिएगा, रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जरूरी नहीं है कि इनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो, इनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिफरेंट भी हो सकती है। ये आगे से शुरू हो रहा है, ये पीछे से शुरू हो रहा है, ये आगे खत्म हो रहा है, ये पीछे खत्म हो रहा है, इनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिफरेंट है, मगर दो चीजें सेम हैं। वो दो चीजें कौन कौन सी सेम है? एक इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इनकी लंबाई सेम है, और दूसरी इनकी डायरेक्शन सेम है। अगर ये दूसरी सेम हो तो वेक्टर कैन सेट टू बी इक्वल। पॉइंट समझ में आता है बच्चों? अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क। अब मैं इससे आगे चलता हूं। अगली चीज बहुत अहम है कॉन्सेप्ट के एतबार से, और जो चीज मैं आगे आपको बताने वाला हूं वो आपने पहले पढ़ी भी हुई है in your 9th class probably. The next thing is a rectangular component of vector। यार बच्चों इसमें से ना मैंने आपको बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स समझाने हैं। मैं इस टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़ने लगा हूं। आपने करना क्या है, अपनी पेंसिल्स पकड़ लेनी है, किताबें सामने रख लेनी है, और बस हैंड फ्री लगा के गौर से लेक्चर को सुनना। हैंड फ्री इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपकी तवज्जो और किसी तरफ ना जाए। हेडफोन या हैंड फ्री लगा ले, तवज्जो के साथ सुने, इधर उधर की और कोई बात नहीं, इधर उधर की कोई और आवाज नहीं सुनी आपने। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर को छोड़ें, वैसे रेक्टेंगुलर का याद है मैंने आपको मतलब एक दफा छोटे होकर बताया था। मैंने 4 लफ्ज लिखे थे। मैंने कहा था रेक्टेंगुलर, ऑर्थोगोनल, ट्रांसवर्स, परपेंडिकुलर, ये तमाम चीजें एक ही चीज को जाहिर कर रही हैं जिसे 90 डिग्री कहते हैं। सो रेक्टेंगुलर का मतलब अभी तो आपको यकीन, अगर आप पहले से लेक्चर सुनते आ रहे हैं तो यकीनन आपको रेक्टेंगुलर का मतलब तो पता होगा। रेक्टेंगुलर मीन्स परपेंडिकुलर। ले लीजिए आपकी पहेली का आधा हिस्सा तो सुलझ गया। बात करते हैं कंपोनेंट्स पे। सो पहली बात जो करनी है वो करनी है कंपोनेंट। व्हाट इज मेंट बाय कंपोनेंट बच्चों? क्या ख्याल है, कंपोनेंट किसे कहते हैं? कंपोनेंट मींस जुज, हिस्सा, पार्ट, ऐसी है। अगर मैं आपसे पूछूं जी व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ अ चाय, फैंटास्टिक टी के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? कि सर एक अच्छी चाय के अंदर पत्ती होती है, पत्ती एक कंपोनेंट है चाय का, पानी एक कंपोनेंट है चाय का, दूध एक कंपोनेंट है चाय का, चीनी एक कंपोनेंट है चाय का। ये तमाम चीजें जुज हैं, हिस्से हैं, जिन्हें मिला के एक खास चीज आती है जिसे चाय कहते हैं। इसी तरह वेक्टर के कंपोनेंट्स वो तमाम छोटे छोटे पार्ट्स, वो छोटी छोटी इफेक्टिव वैल्यूज हैं जिन्हें ऐड करके इटसेल्फ वेक्टर आता है। एग्जांपल देता हूं, बात समझने में जरा आसानी हो जाएगी। मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर था कुछ इस तरह से ए और दूसरा वेक्टर था आपके पास कुछ इस तरह से बी। आपने इन दोनों को देखिए हेड टू टेल रूल से ऐड किया। ऐड करने के बाद जो जवाब आपके पास आया, दिस इज कॉल्ड वेक्टर आर, जो a प्लस बी के इक्वल। क्या मैं ये कह सकता हूं
कि जो वेक्टर आर है इसके ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं, दो जुज हैं, ये दो वो वैल्यूज हैं कि जिन्हें ऐड किया तो रिजल्टेंट आया. So this is called the component of a vector. So how can we define this component? Let me write its definition. How can we define a component? Effective value of a vector in required direction. किसी खास डायरेक्शन में किसी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू, खास वैल्यू का नाम उसका कंपोनेंट है. अब इसी से आगे छलांग लगाते हैं किस पे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पे. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं बच्चों? मैं ये समझा देता हूं जरा साथ ही. मान लीजिए अब ए और बी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. इन दोनों से जो वेक्टर बनेगा, लेट्स से दिस वेक्टर इज सी, हम कह सकते हैं कि सी के दो कंपोनेंट्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. ए और बी आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हैं, लिहाजा ये कहा जा सकता है कि इस सी वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी. पॉइंट समझ में आया बच्चों? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? यानी ऐसे दो कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर हो, उन्हें ऐड करें तो तीसरा वेक्टर आ जाए. वो जो तीसरा वेक्टर है उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे, इन सिंपल वर्ड्स. सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बाद जो चीज अगली मुझे आपको समझानी है, बड़ी अहम, उस लफ्ज से आप शायद पिछले लेक्चर में वाकिफ हुए थे या उससे पिछले लेक्चर में वाकिफ हुए थे, दैट इज रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. बच्चों बड़ी अहम बात, गौर से अपनी अपनी एंट्रियां मजीद अंदर कर लें कानों के, क्योंकि बात बहुत इंपॉर्टेंट आ गई, समझने वाली आ गई. व्हाट इज मेंट बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? मान लें कि मेरे पास एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन से मुराद एक्स वाई एक्सिस में एक वेक्टर है. दिस वेक्टर इज लेट्स से ओ, आई गेस आपकी किताब में उसका नाम पी रखा हुआ. यस, दिस इज ओ पी. मैं रेजोल्यूशन की बात करने लगा हूं. डू यू नो व्हाट इज मेंट बाय रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन का लफ्ज निकला है अंग्रेजी जुबान के लफ्ज से जिसका मतलब है रिजॉल्व. डू यू नो व्हाट इज मेंट बाय रिजॉल्व? और रिजॉल्व का मतलब है स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग का मतलब है अलग अलग खोल दिया जाए, स्प्लिट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, बिखेर दिया जाए. सो हमने करना क्या है बच्चों? हमारे पास एक वेक्टर है ओ से पी तक. हम इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे. यूं समझ लीजिए जिस तरह आजकल रमजान है, फ्रूट चार्ट एक वेक्टर है, आप क्या करने लगे हैं? उस फ्रूट चार्ट को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने लगे. यानी अब आप बैठ गए हैं, बनाना सेपरेट करेंगे, एप्पल सेपरेट करेंगे और अमरूद सेपरेट करेंगे, वो तमाम चीजें अलग अलग करने लगे हैं. इसे कहते हैं रेजोल्यूशन. इसी तरह अब आप इस वेक्टर में से इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे. जरा सोचें कंपोनेंट्स कैसे निकलेंगे, जरा देखिएगा, अभी फौरन अभी समझ में आ जाएगी कहानी. मान लें कि एक इस कंपोनेंट का साया प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है, दिस वन, और एक प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, जिसे मैं कुछ इस तरह से कह रहा हूं. अगर ये जो दो ग्रीन लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं ये वेक्टर होती, तो क्या ये हेड टू टेल रूल से ऐड नहीं हो रही? यहां पे दीज आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल. देखें, पहले के हेड के साथ दूसरे की टेल जुड़ी हुई है. मैं चाहता हूं थोड़ा सा जरा यहां पे जूम कीजिएगा सर, ये थोड़ी सी डायग्राम क्लियर हो जाए बच्चों को. डायग्राम थोड़ी सी जरा
विजिबल हो जाए। सो दीज टू ग्रीन लाइंस आर द कंपोनेंट ऑफ ओपी। कैसे? ये ओपी एक वेक्टर था, अगर आप गौर करें तो मैंने ओपी की दो कंपोनेंट्स, उसके दो पार्ट्स में से कैसे ब्रेक किया, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस बना दिया, एक अलॉन्ग एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस बना दिया। बोथ आर एडेड विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल। ये दोनों हेड टू टेल रूल से ऐड हो रहे हैं। अब मैं इसे कह देता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर ए था तो ये ए का एक्स कंपोनेंट बन गया, ए एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये ए का वाई कंपोनेंट बन गया, इट इज अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यहां पे मैंने क्या किया बच्चों, यहां पे आप गौर कीजिएगा, ये मैंने क्या किया, मैंने वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया और ऐसे स्प्लिट किया कि जो दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं ए एक्स और ए वाई, ये आपस में परपेंडिकुलर है। सो मैंने कैसे स्प्लिट किया, मैंने उन वेक्टर्स को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया। सो व्हाट इज मेंट बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? splitting up of a vector into its mutually perpendicular components is called resolution of a vector। पॉइंट समझ में आती है बच्चों? अच्छा यार, अब जरा यहां पे ब्रेक लगाएं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे मैं थोड़ी देर तक बात करता हूं। अब एक गुत्थी सुलझानी है, वो सवाल जो मैंने आपको 2-3 दिन से दिया हुआ सॉल्व करने के लिए, उस सवाल के जवाब की तरफ मैं अगर आऊँ, या आपने किसी ने लिख ली हुई है तो लिख लीजिएगा, अगर नहीं भी लिखी हुई तो उसको रिवाइंड करके वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा दोबारा लिख लीजिएगा, मगर लिखिएगा ज़रूर बच्चों, लिखनी बड़ी ज़रूरी है, नोट्स ज़रूर बनने चाहिए। अच्छा, बात मैं कर रहा था सवाल पे, वो सवाल था ऑपोजिट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज। सो ऑप्शंस क्या थी? एडिशन ऑफ वेक्टर का ऑपोजिट सब्ट्रैक्शन, पहली ऑप्शन मैंने कहा वो तो नहीं हो सकती, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही रूल पे होती है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन वैसे मुख्तलिफ चीज है। सो याद रखिएगा, जुमले पे गौर कीजिएगा, ऑपोजिट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मैं जरा इस सवाल को अब समझा देता हूं कैसे। देखो यार, एडिशन में क्या करते थे, एक ये वाला वेक्टर होता था और एक वाई वाला वेक्टर होता था, उन दोनों को हेड टू टेल रूल से ऐड करने के बाद रिजल्टेंट आता था, याद है? अब इसका ऑपोजिट सोचो, रिजल्टेंट आपके पास पहले ही था, उस रिजल्टेंट को तोड़ के एक्स और वाई में कन्वर्ट कर दिया। सो इसमें आप स्प्लिट कर रहे हैं, रिजल्टेंट से कंपोनेंट्स में जा रहे हैं, उससे कंपोनेंट से रिजल्टेंट में जाते थे, तो दे बोथ आर ऑपोजिट फिनोमेना, ऑपोजिट प्रोसेसेस। सो ऑपोजिट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। पॉइंट समझ में आता है बच्चों? सो ये वो सवाल जो आपका एमसीक्यूज का काफी दिनों से फंसा हुआ था, आज क्लियर हो गया। ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन एंट्री टेस्ट के लिए बड़ा मशहूर है, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद अब आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं। सो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी, ये डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दी। अगर आप गौर करें तो क्या इस वेक्टर को मैं यूं लिख सकता हूं बच्चों? दिस वेक्टर ए कैन बी रिटन एज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। बस यहां में बच्चों थोड़ी सी जरा आपकी तवज्जो चाहता हूं मैं। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? जरा हाथ खड़ा कीजिए घरों में बैठ के बच्चे, जिनको ये फॉर्मूला मेरा लिखा हुआ समझ में आया। जिनको समझ में नहीं आया कोई मसला नहीं,
हाथ ना खड़े करें, खैर है, ईजी हो जाए, मैं भी समझा देता हूँ। ये बात तो आपको यकीनन समझ में आ गई होगी कि इस ए वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं x और y। कंपोनेंट्स क्या होते हैं मैंने बताया था, जिन्हें ऐड करके वेक्टर बनाया जाए। जिस तरह से चाय के कंपोनेंट्स क्या हैं, दूध, पत्ती, चीनी, पानी, ऐसी है, इन्हें ऐड करते हैं तो चाय बनती है। सो इन्हें ऐड करेंगे तो a आएगा, तो वही किया। a वेक्टर कैन बी रिटन एज axi। नाउ व्हाट इज i? I is the डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। अब इसके साथ क्योंकि यूनिट वेक्टर लिख दिया तो ऊपर कैप डालने की जरूरत नहीं है। ax मैग्नीट्यूड है, i उसकी डायरेक्शन है, ये एक वेक्टर हो गया, और ay एक वेक्टर है, एक मैग्नीट्यूड है j। बताया था कि y की डायरेक्शन j से रिप्रेजेंट की जाती है, ये उसकी डायरेक्शन होगी। तो मेरे पास a वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है, axi प्लस a yj के साथ। अब सवाल ये है बच्चों कि मुझे axi फाइंड करना है, मुझे ए एक्स की वैल्यू चाहिए और ए वाई की वैल्यू चाहिए। मुझे ये अब तीन चीज़ें चाहिए। क्या तीन चीज़ें, जरा डायग्राम पे आइएगा। पहली चीज़ ए एक्स की वैल्यू क्या है, दूसरी ए वाई की वैल्यू क्या है, तीसरा अगर थीटा ना पता हो तो थीटा कैसे फाइंड किया जा सकता। लो यार, सबसे पहले तो बात करते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से साइन थीटा। डू यू नो व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा किसे कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है राइट एंगल ट्रायंगल की। छोटे तो वो चीज बड़ी पढ़ाई जाती थी हमें। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव यानी साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोट। आपके लिए बता दिए। तो देखो यार, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोट क्या है, थीटा के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोट, और जो एक बच जाती है उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये डायग्राम उम्मीद है क्लियर होगी। मैं आता हूं इस साइड पे। साइन थीटा परपेंडिकुलर ए वाई, हाइपोट इज ए। तो यार मुझे ए वाई फाइंड करना था। ए वाई किसके इक्वल आ जाएगा, ए वाई वुड बी इक्वल्स टू ए साइन थीटा। क्या ख्याल है, मेरे पास ए वाई का फॉर्मूला तैयार हो गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए वाई राइट। थोड़ा सा डब्बा गलत बन गया। इसी तरह अब एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करते हैं। आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी वाकिफ होंगे, कॉस थीटा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन यानी बेस ओवर हाइपोट। ये चीजें यकीनन पढ़ी हुई आपने। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोट। वैल्यूज पुट कीजिए जरा इसमें भी। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है, ए एक्स ओवर हाइपोट क्या है, ए। तो ए एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा राइट। ये लो भाई, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। मेरे पास इसका फॉर्मूला भी आ गया, ए एक्स का फॉर्मूला भी आ गया। इसे आगे मूव करते हैं। मेरे पास ए एक्स भी आ गया, ए वाई भी आ गया। आखिरी चीज जो मुझे फाइंड करनी है, जो परेशान कौन रहेगी, दैट इज थीटा। थीटा कैसे आएगा, बड़ी आसान सी चीज है। अगर ए एक्स आ गया, ए वाई आ गया, तो यूज कर लें टैन की नोटेशन, टेंजेंट थीटा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू टैन, थ्रू प्रॉपर यानी परपेंडिकुलर ओवर ब्रशिंग यानी बेस। सो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। वैल्यूज पुट करें और सॉल्व कर लें। ऊपर कर देता हूं बाकी, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को जरा मिटा देते हैं। ये लो भाई बच्चों, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई, बेस क्या है, ए एक्स। सो थीटा क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो ये मेरे पास आ गया
थीटा की वैल्यू, थीटा का फॉर्मूला आ गया। इसको डब्बे में बंद करते हैं, भाग ना जाए कहीं। ये डब्बे में बंद करने का मकसद होता है कि आप इसको अपने दिमाग में बंद कर लें, दिमाग से ना कहीं भाग जाए। सो मेरे पास थीटा के लिए भी फॉर्मूला आ गया, ए एक्स के लिए भी आ गया, वाई के लिए भी आ गया। अब एक आखिरी चीज मैं आपको फाइंड करना सिखा देता हूं, उसके लिए मैं एक सेपरेट हेडिंग डालूंगा, अगर आपको यहां पर नजर आ रहा है उसके लिए मैं सेपरेट हेडिंग डालूंगा, दैट इज टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मान लो यार बच्चों कि आपको ए एक्स की वैल्यू भी पता है, एक्स कंपोनेंट भी गिवन है, वाई कंपोनेंट भी गिवन है, और आपसे कह रहे हैं कि बताओ भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो यार देखो, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, वेक्टर क्या है, हाइपोट है। तो हाइपोट कैसे फाइंड किया जाता है? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो हाइपोट क्या है, ए, यानी कि वेक्टर खुद। बेस क्या है, ए एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर लेना भूल गया था, प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो ए क्या आएगा, अंडर रूट ले लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो मेरे पास किसी भी वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी आ गया। कहते हो तो कोई एग्जांपल भी करवा दूं मैग्नीट्यूड फाइंड करने की? आवाज आ गई मुझे, कहते हो करवा दूं, मैं भी करवा देता हूं उसकी एग्जांपल में। ये चीजें सारी तरह नोट कर लीजिएगा। एक मैग्नीट्यूड फाइंड करने की छोटी सी मैंने आपको एग्जांपल करवानी है, फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। शॉर्ट क्वेश्चन है एक, फाइंड the magnitude of the vector a। वेक्टर a है जनाब आपके पास, a इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j। लो जी, पहले तो मेरे बच्चे बताए ना कि ये जो चीज मैंने लिखी है ये समझ आई है कि नहीं आई? क्या ख्याल है, ये पॉइंट समझ में आता है बच्चों? ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने बिल्कुल वही लिखा है कि जो वेक्टर ए यहां पे लिखा था कि ए वॉज इक्वल्स टू ए एक्स आई, यानी आई कंपोनेंट प्लस ए वाई जे। ये सेम चीज मैंने यहां पे लिखी है, मगर यहां पे मैंने जनरल चीज लिखी थी कि ए एक्स एक्स कंपोनेंट है, ए वाई वाई कंपोनेंट है। यहां पे मैंने उनकी वैल्यूज लिख दी हैं कि एक्स कंपोनेंट की वैल्यू 3 है, वाई कंपोनेंट की वैल्यू 4 है। कहा जा रहा है इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अभी आपको डिराइव करवाया कि वो अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई के स्क्वायर के इक्वल है। तो यार करो ना जरा वैल्यूज पुट और इसका जवाब बताओ मुझे क्या आएगा। ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स इज 3 का स्क्वायर, आई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस ये 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो जरा, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 16, अंडर रूट में 9 प्लस 16 क्या होता है यार, 9 प्लस 16 होता है 25। तो ए का मैग्नीट्यूड याद आया? मैग्नीट्यूड का मैंने तरीका बताया था कैसे लिखना है, इसे बार की फॉर्म में लिखना है। ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 5। क्या ख्याल है? इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना भी मैंने शॉर्ट के लिए सिखा दिया। ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिस करते जाएं साथ साथ। तो ये आपको जो छोटा सा टॉपिक था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, उसे आपने सारा समझ लिया और समझने के बाद आपने उसकी एक छोटी सी साथ प्रैक्टिस भी कर ली। क्या ख्याल है बच्चों, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं किसी का? एक छोटा सा सवाल, एक छोटी सी डेफिनेशन की तरफ आगे और बढ़ते हैं।
एक छोटी सी और डेफिनेशन बच्चों, बहुत मशहूर है। अब होना तो किसी ये था कि असूली तौर पे डेफिनेशन जो मैं भी आपको बताने लगा हूँ, ये किताब में शुरू के टॉपिक्स में बनती है इस चैप्टर के, मगर क्योंकि हमारी बुक वाले शहजादे हैं तो ये वाली जो डेफिनेशन में भी आपको करवाने लगा हूँ ये इस रेजोल्यूशन के टॉपिक के बाद है। तो कोई मसला नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। द टॉपिक इज, द डेफिनेशन इज पोजीशन ऑफ वेक्टर। लो यार, पोजीशन क्या चीज है? पोजीशन ऑफ वेक्टर को समझाना है मुझे। पोजीशन ऑफ वेक्टर से मुराद ये है, पोजीशन ऑफ वेक्टर या पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है इसे। पोजीशन वेक्टर क्या चीज है? ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करे, किसी पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करे। मैं आपको पोजीशन ऑफ वेक्टर की बेहतरीन एग्जांपल बताऊं, यकीनन आप इस वक्त अपने कमरे में बैठे होंगे, बेड पे या सोफे पे कहीं बैठ के लेक्चर सुन रहे होंगे। अब आपने ना पोजीशन बतानी है अपने घर में उस कमरे में लगे हुए पंखे की। तो जब पंखे की तरफ इशारा करें, ये दिस थिंग, ये जो मैंने इशारा किया फैन की तरफ, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहां पे देता हूं। मान लीजिए कि जहां आप बैठे हैं वो ये पॉइंट है, उसे ओरिजिन कह देता हूं, वो 0 0 ओरिजिन पॉइंट है, और ये एक्स एक्सिस है कमरे की, और ये वाई एक्सिस है, और ये लगा पंखा। तो आपने इस पंखे की पोजीशन को लोकेट करना है। हाउ कैन यू डू दैट? आपने ऐसे एक लंबा सा हाथ किया टुवर्ड्स दैट फैन। अब ये जो वेक्टर ग्रीन कलर का बना है, दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर उस पंखे की लोकेशन को बताने के लिए, उस पंखे के एड्रेस को बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये वेक्टर बता रहा है कि उस पंखे का, उस पॉइंट का, लेट से ये पॉइंट ए बी पॉइंट था। ए बी पॉइंट से क्या मुराद है? यानी कि एक्स एक्सिस पे ए है, वाई एक्सिस पे बी है। ये जो पॉइंट ए बी पॉइंट है, इस पॉइंट का ओरिजिन से कितना फासला है? पहली बात लेंथ या डिस्टेंस बताता है फ्रॉम ओरिजिन। दूसरी बात, इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। उसकी डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ, उसके फासले दोनों को बताता है। सो हाउ कैन यू डिफाइन अ पोजीशन वेक्टर? कैसे पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं? लो भाई, पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन, अ वेक्टर दैट tells the location of a vector of a point with respect to origin। क्या करता है ये? एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन को, उसकी लोकेशन को ओरिजिन के हिसाब से, ओरिजिन के लिहाज से बताता है, ओरिजिन के लिहाज से ड्रॉ किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या इंफॉर्मेशन देता है हमें? इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें बच्चों? इससे दो इंफॉर्मेशन मिलती हैं हमें। पहली इंफॉर्मेशन बच्चों ये मिलती है कि डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है हमारा, पहली चीज। दूसरा डायरेक्शन। ये दोनों चीजें हमें बताता। क्या ख्याल है बच्चों? पॉइंट समझ में आता है? अब मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आर है, इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर कहलाएगा। इस आर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? जुमले पे गौर करना है, बड़ी अहम बात पोजीशन वेक्टर के हवाले से। ये आर वेक्टर, इसका एक्स कंपोनेंट क्या है? ये ए एक्स आई नहीं क्या बच्चों? लिखा आपको नजर ही नहीं आ रहा यहां पे इतना छोटा। ये एक्स कंपोनेंट, इट इज ए एक्स आई, और इसका जो वाई कंपोनेंट है दैट इज अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज बी बी वाई जे। क्या ख्याल है? तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? ये जो वेक्टर आर है, दिस वेक्टर आर is written as AXI
कैप प्लस बी वाई जे, इसको यूं लिखा जा सकता है इस पोजीशन वेक्टर को। और अगर आपसे कहा जाए कि यार इस पोजीशन वेक्टर की बच्चों मैग्नीट्यूड बताएं, तो आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप इसे लिख देंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर। क्या ख्याल है? और अगर मैं आपसे ये कहूं कि जी इसका एंगल बता दें थीटा, तो आप लिखेंगे टैन इनवर्स ए, क्या ख्याल है, वाई के एक्स परपेंडिकुलर ओवर बेस बी वाई ओवर ए एक्स। तो आप इसे इसकी डायरेक्शन भी बता देंगे। ये तो 2 डायमेंशन में है ना, अगर 3 डायमेंशन में होता तो आप ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सी जेड के लिखते, 3 डायमेंशन के लिए के भी आ जाता साथ। तो ये तमाम चीज़ें बता दी मैंने आपको इसकी। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, अगर आपसे कहा जाए इसका यूनिट वेक्टर बताएं, तो यूनिट वेक्टर आप लिखते हैं आर कैप। यूनिट वेक्टर कैप से रिप्रेजेंट होता है, वो किसके इक्वल होता है, आर मैग्नीट्यूड ओवर आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड। तो मैंने आपको इसकी तमाम चीज़ें बता दी कि पोजीशन वेक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, होता क्या है, लोकेशन बताता है, इंफॉर्मेशन इससे क्या हासिल हो सकती है, इससे ओरिजिन से उस पॉइंट का फासला और उसकी डायरेक्शन यानी एंगल थीटा पता चल सकता है। कैसे कैसे वेक्टर को लिखा जा सकता है, एक्स आई प्लस बी वाई जे। आर जो यूनिट वेक्टर है इट कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड फॉर्म में, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड की जा सकती है और उसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड किया जा सकता है। वंस अगेन बच्चों ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आप अपनी किताब का सफ़ा पलटें और एक्सरसाइज पर जाएं तो पहला ही सवाल ये है कि जी डिफाइन द टर्म यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड द टर्म कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ये बहुत मशहूर सवाल है, बोर्ड में कई दफ़ा आए हुए हैं। यूनिट वेक्टर भी आपको पहले बता चुका हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करवा चुका हूँ, और मैंने आपको पोजीशन वेक्टर भी एक्सप्लेन करवा लिया। लेकिन जी आज के लेक्चर में यहाँ तक ही काफ़ी है, रोज़े में हज़म करना भी यकीनन आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन दैट्स इनफ फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, वक्त ज़ाया मत कीजिएगा। मैं बार बार तलकीन कर रहा हूँ, इस टाइम में आप प्री फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो कोशिश करें कि इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अवेल कर लें, ताकि जब आप लोग अपने क्लासरूम्स में वापस आएँ तो आप लोग दोबारा शुरू से ना पढ़ें, आप लोग जहाँ पे इस सेशन में छोड़ चुके हो वहाँ से आगे कंटिन्यू करें। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।